जी अमर रहे। स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव के अंतर्गत जो विभागीय साक्षात्कार चल रहे हैं उस क्रम में आज ये तीसरा एपिसोड है और हम आज पशुपालन विभाग के जो महानुभाव हैं उनके साथ एक साक्षात्कार कर रहे हैं और उन्हीं के साथ चर्चा करेंगे जनहित के विषय में। तो मैं सबसे पहले कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का परिचय करा देता हूँ। मेरे बगल में श्री राजेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, लोग प्यार से न मुन्ना भैया कहते हैं। आपने बीए किया हुआ है 1988 में। आप किसान परिवार से हैं, समृद्ध परिवार से हैं। आपने प्रारंभ में अपने करियर के प्रारंभ में कंस्ट्रक्शन की ठेकेदारी का काम किया है और आप जो है आपके पास अच्छी खासी खेती है, उसमें आप बागवानी बड़ी रुचि से करते हैं और कई प्रकार की उन्नत किस्म की जो है जैसे प्याज है और भी कई लहसुन है, हाँ, ये सारी चीज़ें उगाते हैं और इसके लिए कई बार वो रिकग्नाइज हुए हैं। बहुत सारी गोष्ठियों में आपको बुलाया जाता है। आप कोऑपरेटिव बैंक कुलहंडा के जो है अध्यक्ष भी रहे हैं। 2 बार आपने बीडीसी में जो है चुनाव जीता है गोहानी में। और सबसे जो अच्छी बात यह है कि आपकी जो धर्मपत्नी जी हैं वो पशुपालन में बहुत रुचि रखती हैं। अभी आप राट में भी आपका निवास है तो वहाँ उषा जी आपकी पत्नी का नाम है और वो आपके साथ मिलकर के जो है बहुत सारे पशु, लगभग मुझे होगा 20 पशुओं को देखती हैं, बड़े रुचि से काम करती हैं। गाय है वो सारी की सारी और इनकी कहानी क्या है, कैसे ये इतनी सारी गाय हो गई उनके पास, कहाँ से प्रेरणा मिली, ये वो स्वयं बताएंगे। आज के कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं भाई साहब। इसके बाद नरेश जी इटौरा आपके बगल में विराजमान हैं। आपने जो है बीएससी एजी से किया हुआ है। आप भी किसान परिवार से हैं और महारानी अवंती बाई नाम से इटौरा में एक विद्यालय चलाते हैं। आप उसके प्रबंधक हैं और आप जो है भैंस पालन में रुचि रखते हैं। आप वर्तमान में भैंसें आपके पास काफ़ी भैंसें हैं और राठ में जो क्रय विक्रय केंद्रीय समिति कोऑपरेटिव समिति है आप उसके अध्यक्ष रहे हैं सन 2021 से 2023 तक। आप ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ चुके हैं और सामाजिक कार्यों के प्रति बहुत सक्रिय रहते हैं और बहुत सरल स्वभाव के हैं। आप भाई साहब इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने मूलचंद जी बैठे हुए हैं और मैं यूँ कहूँ कि आप हमेशा फॉरएवर जवान की तरह रहते हैं क्योंकि आप पहलवानी के पेशे से जुड़े हुए हैं। बचपन से पहलवानी आपके जो है जहन में है। आप करीब 70 वर्ष के हो गए होंगे, राइट? 65 वर्ष के हो गए हैं और अभी भी करीब 10 से 15 जानवर पाले हुए हैं और उनकी पूरी देख रेख आप करते हैं। आप हमारे यहाँ स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय में जो दंगल होता है उसमें आप उपस्थित रहते हैं और क्षेत्रीय स्तर पे आप जहाँ जो दंगल होता है कार्यक्रमों में उसके आप रेफरी रहते हैं। और वर्तमान में आपके जो सुपुत्र हैं बालकृष्ण जी वो भी महाविद्यालय में जब दंगल होता है तो उसके रेफरी रहते हैं। आपका बहुत सरल स्वभाव है। आपने गाय बहुत सारी पाली हुई हैं और भैंस पालन भी कर रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे इस कार्यक्रम में कि भैंस पालन गाय पालन में एक्चुअली अंतर क्या है और कौन सी चीज़ ज़्यादा सुविधाजनक है और उसकी सारी चीज़ें हम आपसे पूछेंगे। आपका सरल स्वभाव है इसलिए मुझे जब भी कोई मैं भी एक गाय रखता हूँ और उसकी सेवा करता हूँ तो कोई परेशानी होती है तो मैं आपसे ही मार्गदर्शन प्राप्त करता हूँ। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है मूलचंद जी। हमारे बीच डॉक्टर सुभाष जी हैं और आपने एमएससी किया हुआ जेनेटिक्स में 1987 में और 1987 में ही डीपीओ जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में आपने सर्विस ज्वाइन की। आप 2020 में आप रिटायर हुए। करीब 33 वर्ष 33.5 वर्ष आपने जो है समाज की सेवा की है इस विभाग में रहते हुए। अभी भी आप सक्रिय हैं और निजी तौर पर समाज की सेवा कर रहे हैं क्योंकि वो जो अनुभव है वो समाज में बांटना चाहते हैं। तो अभी भी आप जो है निजी रूप से सेवा दे रहे हैं। आपका ही बहुत सरल स्वभाव है। आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच डॉक्टर राकेश जी हैं, मेरे सामने विराजमान हैं। आपने जो है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री में शिक्षा प्राप्त की है। आप एमएससी भी साइंस से हैं। आपने 93 में एमएससी किया हुआ है।
1995 में आपने राजस्थान से जो RPSC है उसको क्रैक किया और सर्विस ज्वाइन की। उसके बाद आप UPSC भी क्रैक किए और आप यूपी आ गए। करीब 27 वर्ष से आप जो है पशुपालन विभाग में सतत जो है सक्रिय रूप से सेवा दे रहे हैं और मैं भी आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर साहब से मार्गदर्शन लेता रहता हूं। और आज आपके इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के मार्गदर्शन में, आप लोगों के इस चर्चा के माध्यम से समाज में बहुत सारी ऐसी जानकारियां लोगों तक पहुंच सकें। कई बार जो है कुछ लोग संकोच करते हैं, कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है कि अप्रोच कैसे करना है। तो आज आप लोगों की उपस्थिति से इस कार्यक्रम के माध्यम से जनहित को चर्चा हम लोग करेंगे। तो बिना समय गवाए मैं ये प्रश्न के साथ चर्चा आरंभ करता हूँ कि जैसे मान लीजिए मुझे पशुपालन आरंभ करना है, मेरे मन में एक प्रेरणा आई या किसी ने मुझे सजेशन दे दिया, तो ये पशुपालन अगर करना है तो किन बातों का विचार करके करना है, इसको कैसे चूज करूं कि मैं कौन सा पशु का पालन करूं, इस बारे में मैं आपसे ही सबसे पहले प्रश्न करना चाहता हूं कि इस पर कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, पशुपालन की कई शाखाएं हैं जी, और जिसमें सबसे कॉमन है डेयरी फार्मिंग, यानी कि भैंस पालन या गोवंश का पालन करना, और दूसरी है बकरी पालन जी, तीसरा जो हमारे यहाँ पॉपुलर है वो है मुर्गी पालन, चौथे पे आता है सूकर पालन, और इसके अलावा इनके जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं, वो भी लोग दिया है। तो ये पशुपालन में कौन सा व्यवसाय, कौन सी ब्रांच आप चुनना चाहते हैं, इस पे मेरी जो राय है, ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग पे ज़्यादा जोर देते हैं, खासकर इस राठ क्षेत्र में मैंने देखा है। भैंस पालन भी कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, प्रोफेशनल या वैज्ञानिक तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिससे कि उनको उतना अधिक लाभ नहीं मिलता है। अगर इसी को डेयरी फार्मिंग को वैज्ञानिक तरीके से करें तो बहुत स्कोप है और बहुत ज़्यादा इस पर लाभ लिया जा सकता है। इस पे आपकी रुचि और उपलब्ध संसाधन क्या है, उसके आधार पर आप उनका चयन कर सकते हैं। जैसे कि बकरी पालन मैं समझता हूँ इस समय इजीएस्ट फार्मिंग है, सबसे आसान फार्मिंग है। इसमें आपको सबसे पहले तो जो भी शाखा चुनना है उस पर आपको प्रशिक्षण जरूर लेना होगा। उसकी आप ट्रेनिंग ले लें, 7 दिवसीय ट्रेनिंग, 10 दिवसीय ट्रेनिंग और 1 महीने की, 2 महीने की, ये ट्रेनिंग अलग अलग विभागों से, हमारे विभाग से भी ये ट्रेनिंग होती रहती है। ये प्रशिक्षण अगर आप ले लेंगे तो फिर आपको वैज्ञानिक तरीके से इन फार्मिंग को करने में सुविधा रहेगी और उससे आप अधिक लाभ कमा पाएंगे। तो ये है कि आपकी रुचि किस फार्मिंग में है और आपके पास संसाधन क्या उपलब्ध है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए कि वास्तव में अगर किसी को पशुपालन करना है तो हमें एक्चुअली चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, तब हम उस विषय में आगे बढ़ें और हमें हमारी रुचि किस चीज़ में है उसी हिसाब से हम पशु का जो है चयन करें। बहुत अच्छी बात है सर। इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि जैसे हमने कोई पशुपालन है, जैसे बकरी पालन है, पोल्ट्री है, मछली पालन है या गाय भैंस कोई पालन अपनी रुचि के अनुसार हमने, या किसी ने कोई सलाह दे दी तो हमने उसको चुन तो लिया, लेकिन जब हम उसको सेटअप करते हैं और उसकी व्यवस्था करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पैसे कितने खर्च होने वाले हैं, जगह कैसी चुननी है, उसकी मार्केटिंग किस प्रकार से कर पाएंगे हम लोग, लोकल स्तर पर उसका मार्केट है या नहीं, वो चीज़ें उपलब्ध है कि नहीं। तो प्रारंभिक स्तर पर हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या जो है परेशानियों का सामना नए पशुपालकों को करना पड़ता है। जैसा कि आपने काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन में ही बता दी हैं जी कि जो भी फार्मिंग आप सिलेक्ट कर रहे हैं जी, उसमें क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, जो फार्मिंग हम कर रहे हैं वो वहाँ सूट करेगी, वो डेवलप करेगी, वहाँ डेथ रेट ज़्यादा तो नहीं होगा जी, ये सब चीज़ें। और दूसरा कि मार्केट, मेन चीज़ है कि उसकी सेल होगी कि नहीं, जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं उसके उचित दाम आपको मिल पाएंगे या नहीं। तो ये चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो आजकल हमारा विभाग और बैंकिंग सेक्टर से भी इस तरह के आपको असिस्टेंस मिलता है, आपको लोन मिलते हैं, उससे आप लेके और ये कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, उसमें प्रशिक्षण होना चाहिए कि आपको शुरुआत से ही कि
जो जगह आप सेलेक्ट करते हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए और जो रॉ मटेरियल आप ले जाते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रॉब्लम ना हो, वहाँ जल भराव ना होता हो, क्लाइमेट ठीक रहता हो, हवा का डायरेक्शन के उसका कांस्टेंट जब आप करते हैं उसका भी ध्यान रखते हैं। और उसकी मार्केट कितनी दूर कहाँ हम सेल करेंगे, कैसे उसको ले जाएंगे और कहाँ से हम परचेज करके लाएंगे रॉ मटेरियल, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और जैसे बैंक से लोन लेना है तो उसमें भी स्टेप बाय स्टेप आपको पैसा दिया जाता है, एक साथ नहीं मिलता है। पहले फाउंडेशन के लिए मिलता है, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए मिलता है, और उसके बाद फिर लाइव स्टॉक परचेज के लिए, बीमा के लिए, इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप 3-4 स्टेप में आपको फाइनेंस होता है। ये सब करने के बाद आई थिंक अगर आपने ट्रेनिंग ली हुई है और अभी हमारे जो वेटनरी हॉस्पिटल्स और पशु सेवा केंद्र हैं हमारे पशुपालन विभाग के, वो मैं नहीं समझता हूँ कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस, हर 10 किलोमीटर पे आपको कोई ना कोई पशु चिकित्सालय, पशु सेवा केंद्र मिल जाएगा। वहाँ से आपको टेक्निकल असिस्टेंस मिलता रहेगा समय समय पे। जब भी आपको कोई दिक्कत आती है आप संपर्क करके और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारे विभाग से अभी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय पशुपालन मिशन के तहत बकरी पालन, सूकर पालन, मुर्गी पालन, इस पे सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं अभी चल रही हैं। इसमें 50% सब्सिडी है, 50% अनुदान सरकार दे रही है आपको, उसमें से मात्र 10% आपको लगाना है अपना मार्जिन मनी, 40% आपको बैंक से लोन लेना है और 50% गवर्नमेंट उस पर ऐड कर रही है। बहुत अच्छी योजनाएं हैं, इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करके और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप वो होता है। हमारे क्षेत्र में कई लोगों ने अभी स्टार्ट भी कर दिया है, इसको फाइनेंस हो गया उनका, उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत भी आप इसमें लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने अभी डेयरी फार्मिंग में अपनी स्वदेशी नस्ल की गायों को विकसित करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए नंद बाबा गो संवर्धन योजना के तहत कई योजनाएं लॉन्च की हैं। लास्ट ईयर हमारे यहाँ जो अच्छे गोपालक थे उनको पुरस्कार स्वरूप प्रोत्साहित करने की भी योजनाएं थी। इस साल हमारे पास 2 योजनाएं हैं जिसमें 2 स्वदेशी नस्ल में हमारी गिर, थार पारकर, हरियाणा, सिंधी और साहिवाल, ये 5 नस्लें हैं जिन्हें हम आउट ऑफ स्टेट यूपी के बाहर से परचेज करेंगे। और वो 2 गाँव की योजना 2 लाख की है और ये इसमें केवल 10% आपको अपनी मार्जिन मनी लगानी, बाकी 90% जो है अनुदानित है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा 25 लाख की योजना है जिसमें 10 गाय हैं और उसको भी आप यूपी के बाहर से खरीदेंगे। नस्ल यही 5 रहेंगी। ये योजनाएं अभी इस समय अप्लाई किया जा रहा है, 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, 13 नवंबर तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आपने वास्तव में लोन के बारे में जानकारी देके बहुत सारे पशुपालकों को थोड़ा सा एक कंफर्टेबिलिटी दी है, क्योंकि उन्हें ये चिंता रहती है कि शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट लगना है उसका इंतजाम कहाँ से किया जाए। इससे संबंधित एक सवाल और भी है कि जैसे हम कुछ पशु खरीदते हैं तो हम ये चुनाव किस स्तर से करें कि कितना पशु हमें लेना है, और अगर हम पशु ले भी लेते हैं, बाई चांस उनमें से कुछ पशु जो है जीवित नहीं रह पाते हैं, किसी बीमारी के कारण वो खत्म हो जाते हैं, तो बीमा की क्या व्यवस्था है? क्या गवर्नमेंट के थ्रू ही हमें बीमा लेना है या प्राइवेट कंपनीज अवेलेबल है इसके लिए, और लगभग कितना लमसम प्रीमियम हमें देना पड़ता है, इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? जी हाँ, देखिए अगर आप बड़े स्केल पे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास लैंड की अवेलेबिलिटी क्या है। सबसे बेसिक चीज़ ये है कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, उतनी जगह नहीं है, तो फिर आप बड़े स्केल पे नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन आपकी अपनी भी हो सकती है या आप लीज पे भी उसको ले सकते हैं 5 या 10 सालों के लिए, कि इस तरह से भी आप उसको कर सकते हैं। बीमा की योजना पिछले कई सालों से हमारे यहाँ राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना भी चल रही है। उसमें आप अपने घर के पशुओं को, जिनको आप कहीं से लोन नहीं है, आप उसको रेयर करके या पाल के या खरीद के रख रहे हैं, उनका भी आप बीमा करा सकते हैं। और इसमें सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 90% सब्सिडी दी हुई, केवल 10% योगदान है उसका, और बाकी सभी के लिए 75% अनुदान है।
25% आपका कंट्रीब्यूशन है। ये देके 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आप अपने पशुओं का, खासकर दुधारू पशु गाय भैंस बकरी, इनका आप करा सकते। इसके अलावा और भी हैं, जैसे घोड़ा है, इन जानवरों का भी आप इसमें बीमा करा सकते हैं। ये योजनाएं अभी फिलहाल सामान्य बीमा पे रोक लगी हुई है क्योंकि उसकी सब्सिडी खत्म हो गई है, अनुसूचित जाति के बीमा अभी चल रहे हैं। ये तो है कि आप अपने छोटे स्केल पे या आप अपने घर के पशुओं का भी बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई फाइनेंस कराते हैं या कोई यूनिट स्टैब्लिश करते हैं तो उसमें बीमा हर चीज़ का, कंस्ट्रक्शन में लैंड कास्ट, कंस्ट्रक्शन कास्ट, लाइव स्टॉक परचेज कास्ट, बीमा और फीडिंग, ये सारा सब कुछ, लेबर चार्ज, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है। तो ये प्रोजेक्ट में होता है, बीमा कंपलसरी है, उसके बिना फाइनेंस हो नहीं सकता। तो आपका वो कवरेज जो है वो उसमें हो जाएगा। और जो जैसा मैंने पहले कहा था कि प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। ये सारी चीज़ें आपको जब आप ट्रेनिंग लेंगे आपको उसमें सब चीज़ बताई जाएगी कि कब कौन सी वैक्सीन लेनी है, उसको वैक्सीनेशन होना है। अगर बीमा है तो बीमा हो जाएगा, कब आपको कहाँ सूचना देनी है जिससे आपको क्लेम मिल सके, ये चीज़ें सब उसमें इंक्लूड है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ये डिटेल जानकारी देने के लिए। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम पशुपालन स्टार्ट करते हैं तो इसके एक तरह से 2 रूप हैं। एक कुछ जानवर से हम स्टार्ट करते हैं और काफ़ी जानवर हम लोग बना लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जानवर खरीदते हैं और उनको थोड़ा सा बड़ा हो जाने पर सारा का सारा स्टॉक निकाल देते हैं, फिर से नए जानवर खरीदते हैं। तो कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा है? और ये इसके साथ लगा हुआ एक क्वेश्चन और भी है कि जैसे लोकल स्तर पे हमारे जो है ब्रीडर बहुत अच्छे अगर नहीं हैं तो हमारे पास जो सरकारी सुविधाएं हैं उसमें ब्रीडिंग की जो क्वालिटी है वो कैसी है और हाउ इजीली, ये कितना इजीली अवेलेबल है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। जैसा अभी आपने पूछा कि नेचुरल सर्विस और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी संवर्धन के लिए जी, तो संवर्धन के लिए हमारे यहाँ व्यवस्थाएं 2 तरह से हैं। एक नेचुरल सर्विस कहलाती है जिसे नैसर्गिक कहते हैं कि जो हम सेलेक्टेड सांड गुल वगैरह रहते हैं उनसे गर्भित कराते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, कृत्रिम गर्भाधान। तो हम आधुनिक पशुपालन या लाभप्रद पशुपालन के लिए हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो हो गया ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट और डिजीज कंट्रोल। अभी सर ने जैसे अभी काफ़ी चीज़ें टच कर ली, काफ़ी चीज़ें, तो 3 चीज़ें मैं ब्रीडिंग पे आपको थोड़ा सा डिटेल बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आप नस्ल सुधार के लिए 2 तरीके नस्ल सुधार के, जैसा आपने कहा कि पैसा लगाओ और पंजाब हरियाणा से अच्छी अच्छी नस्लें ले आओ तो नस्ल सुधर गई। इसमें तो पैसा लगना है किसानों को, ज़्यादा निवेश की ज़रूरत है। लेकिन एक तरीका ये है कि अपना यही नेचुरल, जैसे नेचुरल सर्विस करा के या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो नेचुरल सर्विस में तो अब उतनी सुविधा रह नहीं गई। अभी बुंदेलखंड पैकेज के अंदर हर न्याय पंचायत लेवल पर पहले कुछ अच्छे गुल लाए गए थे, छोड़े गए थे, अभी कहीं कहीं हैं। और इस तरह से अब थोड़ा वो व्यवस्था खत्म हो गई है, अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ज़्यादा आ गया। तो ये कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा दरवाजे स्तर पर आपको उपलब्ध है। इसमें हम गौवंश में भी और जो है भैंस वंश में भी, गाय में भी और भैंस में भी ये सुविधा, अच्छे नस्ल के अपग्रेडेड जो उसमें गुल होते हैं जो जेनेटिकल मॉडिफाइड होते हैं वो गुल उसमें रहते हैं, अनुवांशिकी रूप से उनमें अपग्रेडेशन होता है, उस तरह के गुल उपलब्ध होते हैं। और ये DFS डीप फ्रोजन सीमन सिस्टम है, ये 10 साल तक इसमें अगर प्रिजर्वेशन सही है तो ये खराब नहीं होते सीमन। और ये आपको बहुत सारी यूनिट हैं, इकाइयाँ हैं, पशुपालन की भी है, बैल की भी है, पलनी की है, अमूल की भी हैं। अब ये जो कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं दरवाजे स्तर पर आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उनके शुल्क हैं, उनके निर्धारित शुल्क हैं। जो भी जाए उनसे आप रसीद मांग लीजिए तो वो आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या शुल्क है और कैसे कैसे सुविधाएं मिल रही हैं। तो उसमें हमारे जैसे हमको इस एरिया के लिए, बुंदेलखंड के लिए स्वदेशी नस्लों में हमारा साहिवाल और गिर रिकमेंड थरपाकर और साहिवाल और गिर रिकमेंड की गई है। हालांकि गिर के लिए और साहिवाल के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं मानते हैं, थरपारकर हमारे इस जो एरिया है बुंदेलखंड के लिए ज़्यादा सुटेबल मानी गई है।
लेकिन हमारे पशुपालकों को ऐसा कोई बंधन नहीं है, जो उसकी इच्छा हो सीमेंट की उपलब्धता रहती है वो करा सकते हैं। प्रबंधन अगर अच्छा है आपका तो अभी जैसे आप मुन्ना भैया के यहाँ आप एचएफ की बहुत अच्छी गाय 25 लीटर तक की दूध इन्होंने अपनी देसी गायों से तैयार किया है। तो ये कृत्रिम गर्भाधान से जो है सुविधा लेकर के हम अपग्रेड करते रहते हैं। तो ये उसमें नस्ल इम्प्रूवमेंट होता रहता है, नस्ल सुधार होता रहता है। उसमें जब और दोनों तरफ से सीमन रहते हैं, एक एक्जोटिक ब्रीड कहलाती है विदेशी नस्लें और एक इंडिजिनस जो ब्रीड कहलाती है स्वदेशी नस्लें। स्वदेशी नस्लों में जो 4 दुधारू वाली गाय वाली नस्लें हैं, गिर, थारपारकर और ये साहिवाल और रेड सिंधी, ये जो है हम लोग सीमेन अवेलेबल रहते हैं, जब चाहें आपको ये सीमेन मिल जाता है। और महस वंश में मुर्रा का, भदावरी का, ज़्यादातर ये 2 ब्रीड का यहाँ सीमेन उपलब्ध रहता है। अब एक नई टेक्नोलॉजी इसमें आ गई है, एक जो है ये तो नॉर्मल सीमेन है, ये अब एक जो है कन्वेंशनल सीमेन की सुविधा है, एक सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी आ गई है। इसमें जो है वर्गीकृत सीमेन जिसको कहते हैं या बछिया वाला भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें 90% एक्यूरेसी रहती है फीमेल काफ बॉर्न के आफ्टर कंसीविंग। गर्भित होने के पश्चात 90% जो है बछिया ही गएगी, ये बिल्कुल श्योरिटी है। और रिजल्ट तो ज़्यादा ही देखा गया, रेयर केस में ही मेल आते हैं, नहीं तो 95% तक फीमेल ही आते हैं। ये सीमेन अभी गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दी थी, हर जगह दी थी, पशुपालन में भी थी, बैत में भी थी, और जगह भी वलनी वालों के यहाँ भी उपलब्ध कराया गया था कुछ सीमेन। तो वो पहले सस्ते दर पे सब किसानों को 100 रुपये शुल्क था उसका, और आपके दरवाजे पर परिचालन में अलग लग जाता था और सस्ते दर पे ये सेवाएं मिल रही थी। लेकिन जहाँ सब्सिडी हट गई है तो वास्तविक कॉस्ट इसकी जो है ज़्यादा है। अगर आप मूल रूप से परचेज बछिया वाला या पड़िया वाला सीमेन लगवाना चाहते हैं और जिस नस्ल का लगवाना चाहते हैं वो भी उपलब्ध हो जाता है। तो ये नस्ल सुधार और जो है नस्ल संरक्षण और संवर्धन के लिए एक वरदान चीज आई हुई है पशुपालकों के लिए। कम पैसे में हम अच्छी नस्लें तैयार कर सकते हैं। और यहाँ बहुत जगह ऐसे मैं 2500 लोगों के नाम गिना सकता हूँ जिन्होंने 2, 4, 5, 10, 15 बछियाँ तैयार कर ली हैं, बहुत अच्छी नस्ल की, साहिवाल की, गिर की, थारपारकर की, और विदेशी में होलिस्टीन फ्रीजियन की, जर्सी की। तो ये सुविधा का आप लाभ ले सकते हैं। और ये बेसिक विभिन्न सारी इकाइयाँ हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और कोई असुविधा हो रही है इसमें ब्रीडिंग के लिए तो हमारा नंबर उपलब्ध रहेगा, आपको आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। 10, 15, 25 किलोमीटर रेडियस में हम ये सुविधाएं आपको घर व दरवाजे पर प्रदत्त करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये बात मैं इस प्रकार से कहता हूँ कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेषकर ये समस्या उठाई जाती है कि अन्ना पशुओं की समस्या बहुत ज़्यादा है। किसान बहुत परेशान है क्योंकि सड़कों पर जाकर घूम रहे हैं और खेती बाड़ी का बहुत नुकसान होता है। तो यूँ तो ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बड़ी समस्या है, खेती के बड़ा नुकसान होता है, तो जो वर्गीकृत आपने सीमन के बारे में बताया है उससे बहुत काइंड ऑफ ये समस्या सॉल्व हो जाती है। क्योंकि जो बछड़े हो जाते हैं या जो मेल भैंस होता है वो लोग पालना नहीं चाहते क्योंकि उनका कोई यूज़ नहीं देखते हैं। यदि इनका किसी प्रकार से कोई शोध आती है, जैसे बिजली प्रोडक्शन आजकल के बारे में भी सोच रहे हैं लोग, और ऑयलिंग के लिए भी है, यदि ऐसा सब्स्टिट्यूट आ जाए तो यूज़ है, अदरवाइज लोग इनको पालना नहीं चाहते। तो वर्गीकृत जो सीमेन है वास्तव में बहुत लाभदायक है किसान के लिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मैं चाहता हूँ, मेरे बगल में मुन्ना भैया बैठे हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है आपके पास कोई गाय सौभाग्य से घर पे आती थी और उस पर ये समझ लीजिए कि आपने कोई स्नेह ऐसा हो गया और आपने वो गाय रख ली और आज उस गाय से एक आशीर्वाद स्वरूप आपका पूरा पशुपालन जो है एक बहुत सारे जो है जानवर उससे जो है बन गए हैं और बहुत सुंदर पशुपालन आप कर रहे हैं। तो मैं उसके बारे में चाहता हूँ आप पूरी कहानी बताएं कि कहाँ से ये प्रेरणा मिली, किस प्रकार से ये पशुपालन आपने स्टार्ट किया और क्षेत्र में आज पशुपालन के नाम पर आप लोग जो है आपका बड़ा सम्मान करते हैं और हर व्यक्ति
ठेकेदारी क्या कर रहा है। जी एक गाय हमारे यहाँ आती थी, अन्ना गाय थी। जी हमारी पत्नी थोड़ा दयालु प्रवृत्ति की है, तो वो उसको रोटी डालती रही। जी वो एक दिन हमारे दरवाजे पे उसने बच्चिया का जन्म दिया। जब वो वहाँ हमारे दरवाजे पे ब्याह गए, तो यार हमने सोचा कि इसको लगता है कि मतलब मेरा बच्चा यहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। जी तो हमने उस गाय की भावना को समझते हुए उस गाय को हमने बांध दिया। उसको बांध दिया, पर वो जो बच्चिया थी वो तो पता नहीं किस नस्ल की थी। खैर हमने कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से जी सबसे पहले हमने HF का सीमन डलवाया, उसमें फिर डलवाया हमने जर्सी का, फिर गिरी, फिर साहिवाल। तो इस तरीके से हमारे पास करीब 4 नस्ल की गाय हैं उस एक गाय से। जी और उसने करीब हमको 15 बच्चे दिए। जी डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो शायद उनको भी अचंभा लगेगा कि 15 बच्चे मतलब एक गाय, वो गाय कैसे दे सकती है एक गाय। और इनकी थ्योरी से भी आगे वो मतलब वो जिंदा रही, 28 साल उसकी उम्र रही। बहुत अच्छी बात है जी, तो प्रेरणादायक बात है। मतलब डॉक्टर की थ्योरी से भी मतलब ज़्यादा उम्र तक रही वो हमारे पास। औसत उम्र से कहीं ज़्यादा। और 15 बयान की वो बयान। तो इस तरीके से हम मतलब करीब आज हम 25-30 साल हो ही गया। तो आज हमारे पास 20-22 गाय है, मतलब परमानेंट बनी रहती है। और हम 2-3 गाय निकाल लेते हैं, वो हमें बोनस पे करीब 1.5 लाख रुपये बोनस में वो मिल जाता है जी और 1-1.25 क्विंटल दूध का हमारा डेली का प्रोडक्शन रहता है। जी बहुत बड़ी बात है। बाकी डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे पशु चिकित्सक का भी बैठे मेरे पास और भी सवाल है आपके लिए। टेक्निकल ढंग से डॉक्टर साहब वगैरह बता देंगे। तो आपकी पत्नी भी बहुत रुचि रखती हैं और मेरी भी उनसे चर्चा हुई थी जब मैं पहली बार भैया से मिलने गया था। तो किस प्रकार से आप दोनों लोग किस रुचि से इसमें काम करते हैं? आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े किसान हैं और क्या ये मतलब गाय पालन, गोबर, ये सारी चीजें, तो आपकी रुचि कैसे बनी रहती है? और क्योंकि आजकल लोगों में ये लगता है कि पशुपालन एक मतलब जो है अनइंटरेस्टेड काइंड ऑफ चीज है और लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में कृषि और पशुपालन एक मुख्य चीज है, हमारी जीवन शैली का अंग है। तो किस प्रकार से आप इस चीज को बनाए हुए हैं अभी भी और लोगों में एक प्रेरणा जगा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि किसानी के लिए सबसे पहले तो पशुपालन जी दूसरा बागवानी जी और उसके बाद खेती, जी उसके बाद खेती है। जी पशुपालन पहले, बागवानी दूसरे नंबर पर, उसके बाद खेती। जी अगर आपके पास पशुपालन है तो आप मतलब समृद्ध रहेंगे, परेशानी रहेंगे, पैसे से आपको परेशानी नहीं पड़ेगी। जी आदमी यहीं तो मतलब थोड़ा सा हमारे किसान कमजोर इसीलिए तो हैं कि उनको शर्म आती है जी गोबर फेंकने में, दूध बेचने में। ये सब मतलब हमें शर्म मतलब हमारा अपना खुद का काम है, मतलब किस बात की शर्म? जी जब तक हम बेचना नहीं सीखेंगे किसी भी चीज को, तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते। बिल्कुल। चीन में आप देखिए, छोटा बच्चा से छोटे बच्चे से लेके बूढ़ा तक हर आदमी वहाँ बेचना जानता है। बिल्कुल। वहाँ किसी चीज की शर्म नहीं। जी जब तक हम बेचना नहीं सीखेंगे तब तक हमारा देश और हम अमीर नहीं हो सकते। भाई साहब ये बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि भारत वर्ष के बारे में कहा जाता है कि भारत इतिहास से हमेशा कॉमर्शियल देश रहा है, मार्केटिंग स्किल भारत की बहुत अच्छी है। और लेकिन अभी ये देखा गया है कि हम रोजगार जैसे जॉब, रेडीमेड जॉब हमें मिल जाए उसकी तरफ हमारा ज्यादा रुझान है, बल्कि हम रोजगार पैदा करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम थोड़ा शायद अब कुछ दिनों में ट्रेंड बदला है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं जो
बाकी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स की तुलना में काफ़ी क्वालिटेटिव हैं और बहुत ऊंचे स्तर के हैं, लेकिन हम शायद उसकी तरफ रुचि नहीं रख पा रहे हैं कि ट्रेडिशनल चीज़ें हमें उपलब्ध हैं उसके बारे में, या तो हम जागरूक नहीं हैं। भाई साहब आपने बहुत अच्छी बात कही। एक किस्सा सुनाता हूँ मैं जी, आपको, एक किस्सा सुनाता जी। हूँ। ये शर्म वाली बात थी, जैसे आपने शर्म वाली बात उठाई, जी। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मेरी मिसेज की बड़ी बहन आई, उसके साथ में उसकी एक सहेली आई, वो टीचर थी जी। उसने देखा कि यहाँ तो बाबू आ रहे हैं, जानवर बंधे हैं, तो उसने 3-4 बार पूछा हमारे मिसेज की बड़ी बहन से, जी। ये तुम्हारी बहन, ये तुम्हारी बहन? उस समय सौभाग्य से हमारी बेटी की जी। बेटी थोड़ा तेज है, तो उसने कहा कोई शक है क्या? मतलब तुम ये देख रही हो ना कि ये जानवर बंधे हैं, दूध बेचती है मेरी मम्मी। जी। उसने कहा कि देखो ऐसा है, जितना तुम्हें वेतन मिलता है सरकार से, उतना मेरी मम्मी कर्मचारियों को देती है। ये बिल्कुल सही बात है। तो हमें मतलब वो नहीं, मतलब उस बात को नहीं कह रहा हूँ, जैसा कि आपने कहा जी। कि हमें रोजगार का सृजन करना चाहिए, हमें मतलब रोजगार मतलब नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें नौकरी देने वाला बनना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें, और सम्मान भी बहुत अच्छा है जी। एक मास्टर के सामने अगर डीएम साहब आ जाएंगे जी। तो मास्टर साहब को पसीना आ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। जी। और हम और हमारी मैसेज अगर जाती है तो डीएम साहब खड़े होकर हाथ मिलाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने रोजगार पैदा किया है। ये बात बिल्कुल सही है, जैसे कहते हैं इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फर्क होता है। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि हमें अपनी चीजों के प्रति सम्मान होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब हैं, जी। हमारे इन्होंने डिग्री ले रखी है, चाहते तो मतलब नौकरी भी कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन्होंने नहीं की। इन्होंने मतलब रोजगार का सृजन किया, बल्कि रोजगार के पीछे भागे नहीं। जी। तो हमें रोजगार का सृजन करना पड़ेगा। जितना पैसा हम हमारे इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में हम मतलब बर्बाद हो जाते हैं, माँ बाप जी। लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, जी। तब जाके एक इंजीनियर और एक डॉक्टर बन पाता है। बिल्कुल सर। अगर हमारा बच्चा ठीक है IIT निकाल रहा है तब तो हमें पढ़ाना चाहिए, हमारा बच्चा CPMT निकाल रहा है तब तो हमें पढ़ाना चाहिए। जी। बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, एजुकेशन अच्छी बात है। अगर डोनेशन से मालूम पड़ा कि 1 करोड़ का डोनेशन दे के हमारा बच्चा मतलब हम इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं। उससे अच्छा तो हम मतलब अपने बच्चे को मतलब रोजगार करवाओ, उतना पैसा मतलब भविष्य उसके लिए लगा दें किसी धंधे के लिए, तो वो 4 नौकरियां वो खुद ही सृजित कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बात में बहुत ताकत है और क्षेत्रीय स्तर पर इसका असर जरूर होगा। जो भी लोग आज इस बात को सुन रहे होंगे उन्हें कहीं ना कहीं ये प्रेरणा मिलेगी कि आपके आसपास ये संसाधन हैं, आपके पास ऐसे संघर्षशील और अनुभवी लोग हैं जिनसे आप ये सीख सकते हैं कि रोजगार सब ये कोई हमें रोजगार दे दे, नौकरी दे दे, सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। आप भी रोजगार पैदा कर सकते हैं, आप भी जॉब क्रिएटर हो सकते हैं, मतलब आप दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। और ये बात सच है कि भाई साहब जो है एक अच्छे किसान हैं, पशुपालन करते। मैं आज भाई साहब के घर भी गया तो मैंने देखा कि आपके पास कर्मचारी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रोजगार की तलाश में, बल्कि आप दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा कर रहे हैं। ये वास्तव में बहुत अच्छी बात भाई साहब ने हमें बताई है। हमारे पैनल में और भी लोग हैं। मैं मेरे सामने बैठे पहलवान जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस उम्र में भी आप इतने सक्रिय कैसे हैं। और मुझे लगता है करीब 15 के आसपास भैंसें आपके पास इस समय हैं और आप अकेले इसे संभालते हैं और कोई थकावट मैंने कभी नहीं देखी। आप गांव में तो रहते हैं लेकिन आपका गांव थोड़ा सा जंगल एरिया में अंदर है। आप वहाँ बरसात में साथ साधन से नहीं जा सकते, मोटरसाइकिल वहाँ नहीं जा सकती, साइकिल नहीं जा सकती, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। ऐसी जगह आप बिलोंग करते हैं और कैसे सरवाइव करते हैं आप, और किस प्रकार से पशुओं का पालन करते हैं, और इतनी प्रेरणा है उनके अंदर कि बड़े प्रेम और सरल भाव से आप जानवरों की देखभाल करते हैं। आपने गायों का पालन किया है, इस समय भैंसों का पालन कर रहे हैं, तो कृपया इसके बारे में हमें जानकारी दें कि ये प्रेरणा और ये शक्ति कहाँ से आपको प्राप्त होती है। शक्ति तो ऐसा होगी जब दूध घी से मोहब्बत हो तो अपने आप शक्ति आ जाती शरीर में। जी।
और शुद्ध खाना, घी शुद्ध और दूध शुद्ध, और नहीं तो शुद्ध मिल ही नहीं सका। जी मार्केट में चले जाओ कहीं शुद्ध न मिले। बिल्कुल। जब स्वयं मेहनत करो, जब दूध घी उपलब्ध हो, और हमें दूध घी की जरूरत है। बचपन से हमने पहलवानी में होता है, तो हम आपको इससे प्यार करो दूध दही घी से, हम आपको ऐसा से कभी प्यार नहीं हो, केवल उसी से हमें सम्मान मिलो हर जगह। शरीर अच्छो बना, निरोगी काया है। आज 65 साल की उम्र है, वो निरोगी काया है। ये हमारे लिए प्रेरणा की बात है कि पहलवान जी आज भी हमसे ज्यादा तेज चलते हैं और वो आपने बोलो तो 4:30 बजे पहुंचने, तो वो जैसे कोई साधन नहीं है। जी और वही नदिया किनारे पर जी तो मैंने वही बाल किसी ने बोला, मैंने कि फोन करूँ, मैंने कि आजा बच्चे कल रात हो जाना, मैंने कि कल को टाइम नहीं तो हुआ। तो वो जैसे दौड़ के 2 किलोमीटर पर मवई, उतने से दौड़ के मवई आओ, फिर एक साधन मेरे को, फिर रात आओ, रात रहते आओ, और टाइम से पहले आओ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो जो 15 पशु आपने पाले हैं, तो उनको मतलब खाने की व्यवस्था क्या रहती है? अभी चरे में रहते हूँ, वो चारे चरने जाते हैं? चारे सुबह 8 बजे छोड़ दे वहाँ नदी किनारे, हमारे यहाँ भराव में जमीन है जी, तो वहाँ चारा बढ़ते रहे, कुछ हम अपनी घर की जमीन डालें। जी तो ये हमने छोटी छोटी पड़ियाँ हैं जी कैसो कि हम इकट्ठी नहीं रह सकते, तो ना उतना पैसा उपलब्ध है। जी तो ये छोटी छोटी पड़ियाँ ले गए, और उन्हीं के 2 साल हो गए, जी अब 2 तो ज्ञापन हो गए, जी और ज्ञापन हो गए इस समय पे, और 2-3 भैंसें हैं पहले वाली, और ये 8-10 पड़ियाँ हो गई, तो सब जी तक 11 जानवर होंगे। और वहाँ हमने जहाँ कोच लिया, आप बैठे डॉक्टर साहब जाकर, वो वहाँ मैंने उनकी बंधे की सारी व्यवस्था कर ली। जी और हम चराई पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, जी और गाय है तो हमारी घरे पर नहीं रहेंगे, ज़्यादा दूध वाली गाय है, हम चरा नहीं रहे, जी घरे ही रहेंगे गाय। जी एक यहाँ से ले आए थे इटावा से, जी मैनपुरी की बाजार से, वो 18 लीटर दूध देती। एक उधर से पंजाब से ले आए थे, 20 लीटर दूध देती। और उन्हें की एक बछिया बढ़िया तैयार है, और गाय में तो थोड़ी दिक्कत यही पड़े कि ये बछड़ा हो जाए तो उनकी भारी दिक्कत हो जाए। जैसा कि डॉक्टर साहब मैंने आपसे कहा था कि अन्ना पशुओं के बारे में ये समस्या नहीं तो है। गाय कितना लाभ नहीं है भैंस में। जी गाय साल भर बराबर दूध देती, जी और कहो ज्यादा लग जाए, जी और भैंस 4 महीना से ज्यादा दूध नहीं देती, कम दूध देने लगे। क्या तुम 10 लीटर वाली जाओ, जी तो मार्जिन ज्यादा हुई में है गाय में। और भैया की तो गाय बिलात रही, पहलों से रही। अच्छा पहलवान जी, एक बात पूछना चाहते हैं, जैसे आप गांव में थोड़े अंदर जंगल की तरफ रहते हैं, हाँ। तो जानवरों को पालने में जानवरों को देखो बीमारी वगैरह की हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप जैसे डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, तो क्या जैसे कि पशुपालन से आप जुड़े रहे, गांव में रहते हैं, तो उनका इलाज किस प्रकार से संभव हो पाता है? क्या पारंपरिक तरीके से, वो पारंपरिक तरीका ज़्यादा लाभदायक है, और आजकल जो दवाई वगैरह आ रही हैं और जो साइंस आगे बढ़ गई है, उन तरीकों में क्या अंतर है? इनमें देसी दवा की ज्यादा जरूरत है, जड़ा बूटी बहुत होती है, और वो मुझे चाहिए जानकारी। तो अगर आप डॉक्टर के पास नहीं पहुँच रहे, जब थोड़ी बहुत हुई खवा दो, कहा वो जैसे पागो नहीं आ रहा हो, पागो राम लग, खाना भी पचन लगे। अगर कोनो अगर वैसी बड़ी बीमारी है, जो लोग तुम खिलाते हो, फिर डॉक्टर को बोलवा लो, चलो डॉक्टर साहब खुद हम पहुँचा आते हैं। हाँ, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत हमें खुद भी ये खुद जानकारी रखो, जानवर की स्थिति क्या है, उसको बुखार तो हाँ। नहीं है, वो खाना क्यों अब नहीं ये खा तो रहा है? ऐसा कि जानवर जो रखा था वो फिर जानकारी भूल लगा टूटी थी। हमने तो कहूँ जानी, हम तो पुरखन से यहाँ जानी, जो बुजुर्गन से पूछो, उनने बताओ कि जैसे बुखार है, तो फिर तो हमने तो कहूँ इंजेक्शन नहीं लगा, यानी कहूँ डॉक्टर खिलवा जाते, केवल गर्भाधान ये डॉक्टर साहब जाते हैं तो करवाओ। और बीमार अक्सर खाना पहलवान जी ये बताइए, जैसे पहले आपने गाय पालन किया, हाँ। और भैंस का तो जैसे दूध होता है, तो वो दूध जैसे बिक जाए तो ठीक है, बहुत सारी आजकल कंपनी हो गई हैं, और मैं इस सवाल को भाई साहब से भी जोड़ूंगा, ये रोजगार से संबंधित बात है। हमें अपनी चीज को बेचने में शर्म नहीं करनी चाहिए, हाँ। और
पशु में गोबर है या दूध है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें सर्व किया जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां इसका काम कर रही है, जैसे बदनी आज हमारे यहाँ है, अमूल है, देश भर में जानी जाती है। और तो हम ये सोचे कि ये कोई ऐसा काम है जो शर्मनाक है, मैं नहीं समझता। और भारत देश में तो वास्तव में गोबर के गणेश जी बनते हैं जिसकी पूजा भी की जाती है। तो ये गर्व की बात है कि हम अपने पारंपरिक सांस्कृतिक जो है व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो जैसे आपने गाय पालन किया, भैंस पालन किया, तो इनकम किस प्रकार से होती है? आप उसका खोआ बनाते हैं या सीधे डेयरी में ले आते हैं? हम या- खोबा बनाते हैं जी, खोबा से ज़्यादा फायदा होता है। फायदा तो लेकिन भैंस का खोबा तो शायद उसका गाय को दूध मिलाने पड़ेगा अच्छा तब खोबा बनता है। तब बन जाता है। चलो ये बहुत अच्छी जानकारी है कि जिसके पास भैंस हो और वो ना दूध अगर निकल रहा हो और वो प्रिजर्व करना चाहता है 2-4 दिन का ड्यूरेशन, तो वो खोआ बना सकते हैं, लेकिन दूध का थोड़ा सा गाय का दूध उसमें मिलाना पड़ेगा। ये अच्छी जानकारी आपने दी है। ऐसा नहीं है, गाय के से ही बनता है। गाय से तो बनता ही है, गाय भैंस का का से खोआ बनता है। हाँ गाय को तो खोबा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा आता है, लेकिन भैंस के खोबे की- भैंस को खोबा थोड़ा गीलापन रहा हाँ। कैसे को तो उसमें फैट जाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल और गाय को दूध अगर भैंस में मिला दो तो बढ़िया खोबा है। बिल्कुल। भाई साहब सत्येंद्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं और आपका मैं परिचय करा देता हूँ कि आप जो है इंदौर से आपने एनिमल हस्बेंड्री और बैचलर ऑफ साइंस में एजुकेशन प्राप्त किया है। आप 2012 में आपने जॉब स्टार्ट की थी, लेकिन आप वही चर्चा जो अभी चलती चली आ रही है कि रोजगार ही नहीं, हमें रोजगार पैदा करने के अवसर के बारे में भी सोचना चाहिए। तो भाई साहब ने एक पोल्ट्री फार्म जो है अपने आप से सेटअप किया, वो यहाँ बहुत सक्सेसफुल है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो आज उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके इस गोष्ठी में आना स्वीकार किया है। भाई साहब हमें बताइए कि यदि कोई पोल्ट्री के बारे में सोच रहा है तो प्रारंभिक तौर पर उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस किस छोटे स्केल से वो स्टार्ट करे और कैसे इसमें सफलता प्राप्त करे? जैसे आप पोल्ट्री फार्म कह रहे हैं या एनिमल कोई भी रखना या, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए उसका जो भी प्रोडक्शन होगा तो यहाँ हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि हमें बाहर भेजना पड़ेगा, आपका ट्रांसपोर्ट कैसा रहेगा आने जाने के लिए, इन चीज़ों को गौर करना पड़ेगा। मार्केटिंग क्या है आपके यहाँ लोकल में। अब जैसे मैंने पोल्ट्री फार्म खोला तो यहाँ कुछ आसपास तो कुछ है नहीं। है ही नहीं अपने जिले में, और उसमें 2012 में एक स्कीम आई थी कुक्कुट विकास नीति के तहत जी। तो मैंने वो स्कीम अप्लाई की, पास भी हो गई मेरी स्कीम और 3-4 लोगों ने वो स्कीम डाली थी वो, तो जिसमें मेरी ही पास हुई थी, ये 2022 में पास हुई है मेरी स्कीम। तो इसमें जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी इसमें 49 लाख का लोन था उस समय, लेकिन अभी 2012 में इसको रिवाइज किया गया इस स्कीम को, तो इसमें अब 70 लाख की कर दी गई है लोन देगी गवर्नमेंट। और जो लोन मिलेगा उसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है उस पर हमको सब्सिडी मिलती है। जो इस समय 2012 में जो 13 में की स्कीम चल रही थी उसमें 10% था, और इस समय 2022 में जो चल रही है स्कीम इसमें 7 है जो आपको सब्सिडी मिलेगी इंटरेस्ट पे। और यहाँ अंडे जो एग प्रोडक्शन यहाँ अपने क्षेत्र में हमीरपुर जिले में था नहीं, महोबा जिले में भी नहीं है, बाना में नहीं, सिर्फ आपके जालौन जिले में भी है। तो अंडे की खपत अच्छी है अपने यहाँ मार्केट में, तो हमने सोचे एग वाला ही काम डाला जाए। और मैं भी नौकरी कर रहा था तो आज के समय में जो नौकरी 70-80 हज़ार रुपये मिलती है उसमें तो अपने ही मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा इस नौकरी में बस ये चीज़ सीखी है मैंने नौकरी में कि मैं क्या है मैनेजमेंट, कि आपको जैसे कोई भी चीज़ खोलनी है या डालनी तो पहले तो आपको मैनेजमेंट क्या है मेन चीज़। तो मैंने करीब 12 साल जॉब की है, तो मैंने मैनेजमेंट के बारे में सीखा। जिस कंपनी में जॉब की है ज़्यादातर मैनेजमेंट का ही काम रहा है मेरा उसमें। तो जैसे आप लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, लेयर फार्मिंग मस्ट मैनेजमेंट, आप जितना अच्छा मैनेजमेंट कर लेंगे उतना आपका अच्छा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि एक बार प्रोडक्शन टूटने के बाद आप 15-20 दिन लग जाता है उसको आने में प्रोडक्शन। और सबसे पहले मैनेजमेंट में सबसे पहले तो ये ध्यान देना चाहिए आपको कि बायो सिक्योरिटी में है इसमें,
आप कोई भी पोल्ट्री सेक्टर में काम कर रहे हैं या मीट बॉयलर का भी कर रहे हैं या लेयर का भी फार्मिंग कर रहे हैं, तो बायो सिक्योरिटी में है इसमें। कोई भी आपके फार्म में बंदा आ रहा है तो उसको पहले आप फार्मेलिन यूज करिए, और एंट्री के लिए आप पहले तो मना करिए कि आप एंट्री कीजिए। आप जिसको भी विजिट करना है बाहर से दिखाइए आप, क्योंकि बर्ड एक ऐसी चीज़ होती है कि आप सेट के अंदर गए, वो तो उनका फीड लेना है, और आप अंदर गए खटाखट आवाज़ आई तो उस समय क्या फीड खाना बंद कर देगी आपकी, तो डिस्टर्ब हो जाएगी बर्ड। इसलिए बायो सिक्योरिटी में आप किसी भी पर्सन की एंट्री नहीं होनी चाहिए, और एंट्री नहीं होगी तो आप यहाँ एक बीमारी भी नहीं होगी। और कोई भी बंदा कहीं से भी आता है, बाहर से भी आया टहल के, आपको तो मालूम नहीं है कहाँ से आया है बंदा। मान चला कोई बॉयलर से आया है, आपको सेट देखने चला है, हमने भाई साहब दिखा दीजिए, आपने लिया एंट्री दे दी, आप यहाँ तो बीमारी छोड़ के चला गया, लेकिन बीमारी छोड़ने चला वो तो बंदा चला गया, लेकिन जो आपकी बीमारी हुई आपका कितना लॉस होगा उसमें, ये चीज़ आपको गौर करनी पड़ेगी। मैं नहीं है कोई भी करे आप। ये बहुत अच्छी बात कही कि ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। कोई भी हम मतलब पशुपालन करें उसमें ट्रेनिंग बहुत मस्त है। बहुत मस्त है। आपको उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, कब वैक्सीनेशन होना है, आपको कब दाना चेंज करना है, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी फीड की, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब मेरा आप एक सवाल है, जैसे आपने ट्रेनिंग के बारे में शुरुआत में बताया, तो राठ क्षेत्र में लोकल क्या कोई मासिक ट्रेनिंग की व्यवस्था है कि कोई हम आवेदन करके या अप्रोच करके, अगर मान लो मेरी इच्छा है किसी टाइम पे भी, जैसे कभी कभी कुछ शेड्यूल बनते हैं कि फरवरी में, जून में, कभी 3 मंथ्स तो हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जैसे मुझे ट्रेनिंग देना है तो मैं आपको अप्रोच कर सकता, सर मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं लोकल स्तर पर क्या ये रेगुलरली चल रही है, या मैं अप्रोच करूँ तो वो मुझे बता सकते हैं, ऐसी कोई सुविधा है या केवल गवर्नमेंट ही प्रेस्क्राइब करती कर रही है? देखिए राठ में तो इस तरह के प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है, लेकिन हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पुराना में है, तो वहाँ पे समय समय पे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम 7 दिवसीय, 5 दिवसीय, 10 दिवसीय ये होते रहते हैं। तो जिले स्तर पे तो ये सुविधा है, और अगर थोड़ा विस्तार से कोई ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए हमारे यहाँ आवेदन कर सकते हैं, और वो फॉर्म हम अपने CEO के माध्यम से अपने निदेशालय लखनऊ भेज देते हैं। वहाँ से जहाँ पे ट्रेनिंग होती है वो उनके बैचेस होते हैं, 1 महीने की ट्रेनिंग है, तो पहले से डिसाइड रहता है कि आपने एप्लीकेशन दी, वो लाइन में क्यों में आ गई, और आपकी ट्रेनिंग इस डेट से वो डिसाइड करके आपको वहाँ रह के प्रशिक्षण मिलेगा। तो आवेदन हमें दे सकते हैं, और राठ में इस तरह की प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है। वो जहाँ प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ से आपको प्रशिक्षण हम दिला सकते हैं। तो आपसे जैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। जी हाँ। बहुत अच्छी बात है। ये चलो ये निःशुल्क होता है, सशुल्क होती है? ये दोनों तरह की हैं। ये ज़्यादातर निःशुल्क होती है, लेकिन जो आपका बोर्डिंग लॉजिंग का जो खाना और रहने का जो खर्च है वो आपको बियर करना पड़ता है। अभी कोई नहीं तो उसमें सर जैसे जो ट्रेनिंग है, अब तो ऑनलाइन भी ट्रेनिंग होने लगी है, आप अपने मोबाइल में ऐप डालिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको सर्टिफिकेट भी इशू होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर अगर ऐसा ऐसा है है तो तो मैंने अभी ये PMG की फाइल डाली थी, मैंने अपने परिवार में सर्टिफिकेट के ऊपर आई है 11 बफेलो वाली, तो उसमें क्या है जैसे आपको ट्रेनिंग लेना तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकती है। दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक हम ये सोचते थे कि हमें ट्रेनिंग के लिए किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो इसके बारे में मार्गदर्शन कर सके, और हमें डेट्स, शेड्यूल, प्लेसेस के बारे में जानकारी हो, कैसे जाना, वहाँ रहना, कितना दिन, ये सब थोड़ा सा चिंता की बात रहती थी। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यही ट्रेनिंग आज ऑनलाइन उपलब्ध है। आप सत्येंद्र जी से ये अभी सुन रहे थे, तो अगर जो भी पशुपालक चाहते हैं कि उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो आप भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, और संभव हो सका तो हम भी इसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करवा देंगे वीडियो में, तो आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है, और आप जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, और हो सकता है ऑनलाइन सपोर्ट भी उसका मिल जाता है। ऑनलाइन है, उसमें आपको बस 1-2 घंटे का टाइम देना है, जी। ऑनलाइन रहना है मोबाइल में,
वो आपको बताते जाएंगे, आपको देखना है उस चीज़ का, और क्वेश्चन जो होंगे तो तक आपको आंसर देना है। बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच में नरेश जी डोरा से हैं, क्योंकि आप विद्यालय भी चला रहे हैं, प्रबंधक हैं, उसके साथ साथ आप भैंसों का पालन करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विद्यालय जो है ये शिक्षा का काम देखना, इतने सारे बच्चों को संभालना, इसका मैनेजमेंट संभालना, इसके साथ साथ पशुपालन करना एक बड़ा जॉब हो जाता है और परिवार की जिम्मेदारी भी है, आप सोशल भी हैं। तो कैसे ये पशुपालन आप मेंटेन कर पाते हैं? आप स्वयं इसकी देखरेख करते हैं या आपके घर के लोग या कर्मचारी? आप जरा इसके बारे में हमें बताइए। सर ऐसा है कि हम पति पत्नी सुबह 4 बजे जागते हैं और 4 बजे जागने के बाद में अपना जो पूरा कार्यक्रम है पानी गोबर धोनी से लगा के 7 बजे तक हमारा हो गया जी। 7 बजे के बाद फिर हम भी फ्री हैं जी, तो हम अपने विद्यालय चले जाते हैं जी। और वो अपना दिन का चारा पानी की व्यवस्था ये सब चलता रहता है जी। दूसरी चीज़ क्या होती है सर, पशुपालन एक कृषि के लिए हमारे क्षेत्र में ये चल रहा है कि पशुपालन की तरफ लोगों का, किसानों का रुझान नहीं है। ये हमारे पीछे होने का कारण यही है। हम आप हरियाणा पंजाब की तरफ यदि दृष्टि डालें तो वो बड़े विकसित प्रांतों में से हरियाणा पंजाब ये 2 स्टेट है जी। और उनका जो मुख्य वजह है उसकी यही है कि वो खेती तो करते हैं, पशुपालन को ज़्यादा महत्व देते हैं जी। तो पशुपालन से जो आय आती है और जो कृषि से आय आती है, तो एक आय उसके खर्च में चली जाती है, एक आय उसकी बच जाती है। और हमारे यहाँ क्या है कि पशुपालन अब हम देखते हैं डॉक्टर साहब, गाँव में जो अच्छे किसान हैं वो उनके यहाँ मोल दूध आता है जी। मतलब एक बड़ी खराब बात है, शर्म की बात है। खराब क्या है? बड़ी शर्म की बात है। किसान होते हुए आप दूध खरीदे हैं, ये बड़ी खराब बात है। तो हमारे जो लड़के हैं आज जो नई जनरेशन हमारी, क्योंकि हम सोशल वर्कर भी, तो हम देखते हैं गांव में जाके कि जो नई जनरेशन है वो खेती और पशुपालन की तरफ उसका रुझान है। वो गुजरात जाना चाहती है, दिल्ली जाना चाहती है, सूरत जाना चाहती है। वो वहाँ 12,000 की नौकरी में 8 घंटे दिन भर खड़े रहते हैं और घर में उनके 5 बीघा 7 बीघा 2 बीघा जमीन है। उसी जमीन पे यदि वो 2 भैंसें बांध लें तो किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी जी जी। और घर में रहेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अब बच्चे यहाँ छूट जाते हैं और आप वहाँ चले जाते हैं, तो एक तो हमारी पीढ़ी खराब हो रही जी। जो नई हमारी पीढ़ी है, जब उसकी शिक्षा सही ढंग से नहीं होगी भाई, जब पेरेंट्स यहाँ नहीं रहेंगे तो शिक्षा का भी कहाँ उस पर फोकस होगा जी। तो जो मैं तो आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के लोगों को, जो नई जनरेशन है, कि अपने घर पे रहें, पशुपालन और कृषि पे ये आज इसके साथ में विज्ञान जुड़ गया है जी। पहले परंपरागत खेती होती थी जी, आज उसके साथ में साइंस जुड़ गई है जी। पशुपालन विज्ञान, कृषि विज्ञान, अब विज्ञान के बहुत अच्छे ऐसे नए सीड्स हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करें हमारे लड़के। पशुपालन में भी बहुत अच्छी नस्लें हैं जो बहुत अच्छा दूध दे रही हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपके पास पैसा नहीं है, सरकार उसमें आपकी मदद कर रही है, तो चाहे तो आपको किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मोहन भैया ने बताया कि हमें जो है अपने खुद जो है अपने जो काम स्वयं करें। पशुपालन से एक चीज़ और अच्छी होती है कि हम निरोग रहते हैं। हम 4 बजे भाई, जब जैसे हमारा पशुपालन नहीं है तो कोई काम नहीं है, सवेरे जागेंगे तो कहाँ जाएंगे। और जब हमारे पास पशुपालन है तो पशुपालन तो हम जब सुबह 4 बजे जागे, हमारे पास काम उतने समय पूरी मेहनत होती है, पसीना आता है, शुद्ध वायु मिलती है। अब आपको ताज्जुब होगा, हमारे यहाँ हम दोनों लोगों का दवा का कोई खर्च नहीं है, कभी बुखार नहीं आता है, कभी कोई अस्वस्थ कम होते हैं जी।
होते हैं, वायरल कभी कभी होता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये एक बड़ा फायदा है हमें जो है पशुपालन हमारे उसके लिए बहुत जरूरी है। और तो आप चार से पशु पालते हैं और भी आपके जो भी काम है, आप सुबह 4 बजे जाके 7 बजे तक आप उसका पूरा करके आप अपने दूसरे कामों को भी संभाल सकते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि पशुपालन हमारे और प्रोफेशन में अगर हम हैं तो कोई बाधक नहीं है। हम परिवार में रहते हुए भी पशुपालन कर सकते हैं। यदि हम किसानी से जुड़े हुए हैं तो पशुपालन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे लिए रोजगार का भी काम करता है। आज दूध का उत्पादन अगर देखें तो अभी बहुत शुद्ध दूध के उत्पादन की कमी है और दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। दूध अपने आप में संपूर्ण भोजन भी है। तो मिठाइयाँ ले लीजिए आप, कई प्रकार, जैसे पनीर है उसमें कितना सारा दूध लगता है, डेली जो है घरों में दूध का वो है। तो अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे जो दूध का प्रोडक्शन है वो शुद्ध नहीं है। लोग इसमें जो है करप्ट चीज़ें हैं। मतलब अगर हम पशुपालन की तरफ और भी अगर तेजी से बढ़ते हैं तो अभी इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, इसका डोमेन बहुत बड़ा है। और अगर किसी से हम जुड़े हैं तो पशुपालन जरूर करें, क्योंकि वो खेती में तो लाभ करता ही करता है, क्योंकि उससे खाद भी बन जाती है, हमारे शरीर का भी जो है मेहनत भी हो जाती है, उससे एक्स्ट्रा इनकम है क्योंकि उससे नस्ल तैयार होती है, दूध भी मिलता है हमको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अच्छी बात ये है हमारे किसानों के लिए या जो दुग्ध उत्पादक करने वाले लोग, पहले क्या होता था, जब तक ये डेयरी नहीं आई थी, बजनी और ये आपकी अमूल नहीं आई थी हमारे क्षेत्र में, तब जो दूधिया लोग थे वो वहाँ हमारा मार्जिन बहुत कम था जी। जो दूध उत्पादन करते थे किसान, उनका जो मार्जिन था बहुत कम था। बरसात में है, अब गांव से दूध लाते हैं, अब बरसात में गाय का दूध 12 रुपये लीटर से 18 रुपये लीटर लेते थे। बिल्कुल। भैंस का दूध 24-25 रुपये लीटर लेते थे। जब से ये हमारे लिए बहुत अच्छा ये हो गया, जब से ये दोनों कंपनियां आई हैं हमारे क्षेत्र में, इससे आपका दूध का उत्पादन कितना भी हो, 100 लीटर हो, 200 लीटर हो, 50 लीटर हो, आपको टेंशन नहीं है कि हमारा दूध की खपत नहीं होगी, कितना भी हो। तो आज हम देख रहे हैं कि जो किसान पहले 1-2 लीटर वाली भैंस रखते थे, जब से डेयरी आई हैं, अब किसानों में भी एक चेतना आई है जी जी कि वो अच्छी नस्ल के पशु जो है, अब उनकी सोच बदली है कि हमें जब सेवा ही करना है तो 1-2 लीटर की गाय रखें, हम भाई 5-7 लीटर की भैंस रखें, गाय रखते हैं 10 लीटर की रखते हैं। तो ऐसी चेतना अब आई है, तो ये अब इसमें काफ़ी लोग जो है उत्साह दिखा रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। पशुपालन, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं इन जो कंपनियां हमारे क्षेत्र में रुचि ले रही हैं, हम इस प्लेटफॉर्म से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में वेंचर किया और हमारे किसानों के लाभ के बारे में सोचा, और इसका रियल इफेक्ट हम देख रहे हैं। हमारे सामने बैठे नरेश जी बता रहे हैं कि अब किसान जागरूक हो रहा है और इन कंपनियों के माध्यम से किसान जो है अपनी आय को बढ़ा पा रहे हैं, अपने दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, पशुपालन की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और जो आप एक विशेष बात आपने कही कि जो पीढ़ी हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र को कहा जाता है कि यहाँ से बहुत सारे लोग पलायन करते हैं शहरों की तरफ, अपना घर बार छोड़ के बच्चों की शिक्षा को दाव पे लगा करके रोजगार के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ किराए से रहते हैं, खाना पीना अच्छा नहीं होता, रिश्तेदारी सब कुछ संबंध छोड़ के आप साल भर वहाँ रहते हैं, कुछ दिन के लिए वापस आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो यदि हम पशुपालन करते हैं तो हम, अगर हमारे पास थोड़ी बहुत कृषि भी है और लेकिन पशुपालन के माध्यम से हम अपनी आय को बरकरार रख सकते हैं या अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं, हमें घर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा और हम रोजगार पैदा कर सकते हैं। और ये कंपनी, जो दूध की कंपनियां हैं, वो अगर हमारे क्षेत्र में इसी प्रकार से रुचि लेती हैं और आशा है भविष्य में और भी सारी कंपनियां आएंगी, तो उनके माध्यम से आप जो है इस क्षेत्र में अच्छी खासी प्रगति कर सकते हैं और क्षेत्र के विकास में योगदान कर सकते हैं। आपने सभी लोगों ने
आपके अनुभव पर, आपकी योग्यता, आपकी सेवा के आधार पर क्षेत्र वासियों के लिए जनहित के विषय में जो ये गोष्ठी में सहभागिता की है, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने जो जानकारी दी है, निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के जो है सवालों का कहीं ना कहीं इससे जवाब मिलता होगा, और पशुपालन के विषय में जो दर्शक सोच रहे होंगे वो आप लोगों से अप्रोच कर सकेंगे, क्योंकि आप लोकल अवेलेबल हैं, आपको बहुत दूर नहीं जाना है, और आप इस वीडियो के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क नंबर ले सकते हैं, और अपने सवालों के जवाब यदि कोई रह गए हैं तो उसके लिए आप जो है अप्रोच कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम स्वामी ब्रह्मानंद विराट मीनाक्षी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, और सभी दर्शकों से आशा करते हैं कि आपको ये गोष्ठी पसंद आई होगी। और अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं एक नए विभाग के साक्षात्कार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।